हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। आज अपन चर्चा करेंगे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा। एक बहुत सामान्य सा टॉपिक है। भूगोल के विद्यार्थियों को इस टॉपिक के बारे में गहन अध्ययन होना चाहिए और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, केवीएस पीजीटी एनवीएस या नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये जो क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार सामान्यतः यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और भूगोल का गहन अध्ययन करने के लिए भी ये चीज़ें आना जरूरी है। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, क्योंकि इनके बिना किसी की स्थिति का पता नहीं लगता, टाइम का पता नहीं लगता है ना। तो जब भूगोल के अंदर स्थिति और टाइम का पता नहीं लगता है तो थोड़ा अध्ययन में मुश्किल हो जाता है। तो तभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला जो टॉपिक है। और अपन सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश समांतर क्या होता है, देशांतर क्या होता है, देशांतर यामोत्तर क्या होता है, सारी चीज़ों पे अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है। जैसे मैं अभी बात करूं ग्रेड सेकंड की, तो ग्रेड सेकंड के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाएं दे रखा है। जो पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई उसके अंदर भी अक्षांश और देशांतर से संबंधित एक दो क्वेश्चन आए हैं। तो ये कोई सिलेबस में मेंशन हो स्पेशल, ये कोई जरूरी नहीं है। ये भूगोल का पार्ट है और भूगोल के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसका अध्ययन करना, समझना। तो आज अपन चर्चा करेंगे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। बीच में 5-7 दिन का गैप लग गया किसी कारणवश। अब अपनी जो क्लास है वो निरंतर आप लोगों को मिलेगी। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करते थे। सामान्यतः अपन देसी भाषा में समझे, जो अपनी ग्लोब होती है, जो पृथ्वी होती है, पहले तो ये समझिए जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक होती है ना, जिनको मानचित्र पे दिखाया जाता है, धरातल पे ये वास्तविक रूप से दिखाई नहीं देती। सभी की सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में आपको मैं ये बताऊं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती है ना। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती है वो खड़ी रेखाएं होती है ना, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इसकी डेफिनेशन बताई जाती है, तो अपन जैसे बात करें अक्षांश रेखाओं की, है ना, अक्षांश की बात करें, इससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों को और बताऊंगा, है ना। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी लगभग गोले के समान है, लगभग गोले के समान सामान्यतः मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या और जो ध्रुवीय त्रिज्या होती है वो एक समान नहीं होती। आप लोगों को पता है कि जो अर्थ होती है उसका जो इक्वेटर वाला एरिया होता है, जिसको विषुवतीय त्रिज्या बोलते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक जो विषुवतीय त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, उभरी हुई होती है। जबकि ध्रुव वाला पार्ट कैसा होता है, चपटा होता है। कैसा होता है, चपटा होता है। तो ये दोनों एक समान नहीं होती है, ध्यान रखना है। गोले के समान है जो, क्योंकि पृथ्वी की जो विषुवतीय त्रिज्या है, अगर अपन जैसे एक सामान्य डायग्राम के द्वारा अपन ऐसे समझे, जैसे ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अरे देखिए विषुवतीय त्रिज्या ऐसे उभरी हुई होगी, जो ध्रुव होंगे वो कैसे होंगे, चपटे होंगे। कैसे होंगे, चपटे होंगे। तो पृथ्वी की जो विषुवतीय त्रिज्या है, ध्रुवीय त्रिज्या है, एक समान नहीं होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन विषुवत वृत्त पर उभार पैदा करती है ना। जो विषुवत रेखा पे जो उभार हुआ है, जिसके कारण जो विषुवतीय त्रिज्या ज्यादा होती है, आगे बताऊंगा अभी कितनी होती है। विषुवतीय त्रिज्या जो ज्यादा होती है वो किसके कारण हुआ है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। साथ में आप लोगों को यह भी याद रखना है, जो पृथ्वी का घूर्णन होता है वो सर्वाधिक विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पे ही होता है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होता जाता है, ध्रुव पे जाते हुए शून्य के लगभग हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन विषुवत वृत्त पर उभार पैदा करता है, इसलिए जो पृथ्वी का जो वास्तविक आकार होता है वो लंबवक्ष गोलाव होता है, जिसको बोलते हैं जियोइड। क्या बोलते हैं, GEOID, जियोइड बोलते हैं। सामान्यतः जो पृथ्वी है लगभग गोले के समान होती है, लेकिन जो इसका वास्तविक आकार होता है इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवक्ष गोलाव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको GEOID, जियोइड बोलते हैं ना। तो इसी यहाँ से जो 1 नंबर की जो PPT इसमें ये ध्यान रखना है, घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पे जो उभार आता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण आता है। सर्वाधिक जो घूर्णन गति होती है वो कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पे होती है। ध्रुव की ओर जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाओ चाहे साउथ पोल की तरफ जाओ, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जो विषुवतीय त्रिज्या है और ध्रुवीय त्रिज्या है वो समान नहीं होती। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं
थोड़ा सा इसके अंदर, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, इसके अंदर बात करें तो ये जैसे अपना ये नॉर्थ पोल है ना, 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, और ये वाला साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ, है ना, 90 डिग्री साउथ, है ना। अब आप लोगों को देख रहे हैं ये पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करने वाली जो आड़ी रेखा होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, 0 डिग्री बोल दो, या भूमध्य रेखा बोल दो, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, सारी चीजें याद रखनी है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोल दो या विषुवत रेखा बोल दो, ठीक है, विषुवत रेखा बोल दो, है ना, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, है ना। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखोगे तो जो इसका भूमध्य रेखीय व्यास है, भूमध्य रेखीय जो व्यास है ये कितना है आप लोगों को दिख रहा है, आप यहाँ पे आप कितना है, 12,757 किलोमीटर है, कितना है, 12,757 किलोमीटर है। जबकि जो ये ध्रुव वाला है ये कितना है, 12,714 किलोमीटर है। देखोगे आप दोनों में अंतर है, ज्यादा जो व्यास है वो भूमध्य रेखा पे, किस लिए है, क्योंकि भूमध्य रेखा कैसी हुई है, उभरी हुई है, कैसी हुई है, उभरी हुई है, इसलिए इसका व्यास है 12,757 किलोमीटर है। और जो ध्रुवीय वाला पार्ट होता है ये कितना है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, 12,714 किलोमीटर है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोगों को न मील में याद करना है, दोनों चीजों में आप लोगों को याद नहीं करना है, एक चीज को याद कर लीजिए, या तो ये मील वाला पार्ट याद कर लीजिए या किलोमीटर वाला पार्ट याद कर लीजिए। थोड़ा सा उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, किलोमीटर से मील के अंदर या मील से किलोमीटर में आप लोगों को बदलना आना चाहिए। मैं वो आप लोगों को आगे समझाऊंगा भी, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इतने पृथ्वी की जो एक साथ है, जैसे अब त्रिज्या याद करें, व्यास याद करें, अब भूमध्य रेखीय व्यास है ना, ध्रुवीय व्यास है ना, और भूमध्य रेखीय त्रिज्या, ध्रुवीय त्रिज्या, है ना, इस तरीके से अपन बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा डाटा हो जाते हैं। तो आप सामान्यतः एक चीज को याद रख लीजिए, आगे आपको बदलना सिखाऊंगा तो उससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। सामान्यतः आप लोगों को ये याद रखना है कि जो भूमध्य रेखीय जो व्यास होता है इक्वेटर वाला, है ना, ये वाला व्यास होता है, ये क्या होता है, ज्यादा होता है किसकी तुलना में, ध्रुव की तुलना में। 12,757 किलोमीटर होता है ये वाला कितना होता है, 12,714 किलोमीटर होता है। अगर मील में बात करें तो 7,927 मील होता है, ये 7,900 मील होता है, 7,900 मील होता है। और जो पृथ्वी की परिधि है, ये वाला पार्ट है, जो पृथ्वी की परिधि है, ये पृथ्वी की जो परिधि है, ये पूरी की पूरी परिधि है वो कितनी है, 40,075 किलोमीटर है। 40,000 कितनी है, 75 किलोमीटर। अगर इसमें मील में काउंट करें तो इसमें कितना होता है, 24,901 मील आ जाएगा, 24,901 मील आ जाएगा। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, जो एक मील होता है, जैसे अपन बात करें एक मील होता है, एक मील में कितना होता है, अगर धरातलीय मील की बात करें तो 1.6 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, यानी कितना होता है, 1600 मीटर होता है। कितना होता है, 1600 मीटर होता है। क्लियर, 1600 मीटर होता है। ये बात समझ में आई, कितना होता है, 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। आपको आगे मैं बदलना बताऊंगा कैसे बदलने, तो सारे डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, सामान्यतः एक याद रख लो, किलोमीटर वाला आप याद रख लीजिए। किलोमीटर अपने थोड़ा जल्दी भी याद हो जाए, 12,757, 12,714, ठीक है, क्लियर। और 40,075 किलोमीटर इसकी क्या होती है, परिधि होती है ना, ये पूरा का पूरा एरिया इसकी परिधि होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा अपन जैसे मैंने आगे बता रखा है, जैसे विषुवतीय त्रिज्या, अब जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटा 2 क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो 12,757 है ना, 6,378.5 किलोमीटर, इस तरीके ये दूरियां बदली हुई हैं। अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए ये, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक याद कर लीजिए आप, कोई सा भी एक याद कर लीजिए, है ना। तो जैसे मील की दूरी को किलोमीटर में बदलना, मील की दूरी को किलोमीटर में बदलना, तो या किलोमीटर की दूरी को, जैसे किलोमीटर को मील में बदलना, सामान्यतः ये किलोमीटर को मील, दोनों को याद रख लीजिए। एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से डाल देते हैं, किलोमीटर की जगह मील में परिवर्तित करके डाल देते हैं, मील को किलोमीटर में डाल दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है वो इसी तरह का है, अपन याद कर लेते हैं, किलोमीटर के अंदर वहां पे पूछ लिया, मील के अंदर, है ना, तो फिर कंफ्यूज वाला पार्ट हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो जो मील की दूरी होता है अगर उसको किलोमीटर में बदलना है, देखो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं डायरेक्ट अक्षांश और देशांतर भी आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, है ना, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। किलोमीटर को मील में बदलना है, मील को किलोमीटर में बदलना, जब आपका बेस मजबूत होगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जो जैसे मील की संख्या को, जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे मील की संख्या कितनी है, जैसे मान लीजिए ये कितनी है, 3,900
63.5 मील है ना, 63.9.5 मील है ना। इसको किस में बदलना है, मील में बदलना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60/834 से। सामान्यतः 1.60 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो दूरी किस में बदल जाएगी, किलोमीटर में बदल जाएगी। अगर मील से किलोमीटर में बदलना है तो अपने को एक मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.6, 1.6, तो 1.60 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, किस में बदल जाएगा, वो किलोमीटर में बदल जाएगा। जैसे 7,927 मील है, कितना है, 7,927 मील है। अब इसको किलोमीटर में बदलना है तो 7,927 गुणा 1.6094 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में बदल के आ जाएगा, ये किलोमीटर में बदल कर आ जाएगा, है ना, 12,757 किलोमीटर के अंदर आ जाएगा ना। इसी तरह किलोमीटर को मील में बदलना है, तो अब किलोमीटर को मील में बदलना है तब आप लोगों को ध्यान रखना है 0.62137 से मल्टीप्लाई करना है। यस, आप 0.62 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लगभग आंसर के आस में पहुंच जाओगे। तो सामान्य दो ही चीजें याद रखनी है, अगर मील की दूरी को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.60 से आप लोगों को गुणा कर देना है। अगर किलोमीटर को अगर मील में बदलना है, किलोमीटर को अगर मील में बदलना है तो 0.62137 से आप गुणा कर देंगे। तो इस तरह का है, आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। ये चीजें ध्यान रखनी है ना। अब बात करते हैं अपन अक्षांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। देसी भाषा में समझा दो आपको, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे जो आड़ी रेखाएं होती हैं, है ना, आड़ी रेखाएं, देखो दो तरह की रेखाएं होती हैं सामान्यतः अपन बात करते हैं। एक तो होती है आड़ी रेखाएं, इस तरह की जो रेखाएं होती है कैसी होती हैं, आड़ी। इस तरह की रेखाएं कैसी होती हैं, ऊर्ध्वाधर। कैसी होती हैं, ऊर्ध्वाधर। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना है, जो आड़ी रेखाएं होती हैं पृथ्वी पे, इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को क्या बोला गया है, अक्षांश रेखाएं बताया गया। क्या बताया गया है, अक्षांश रेखाएं बताया गया। और जो इस तरह की रेखाएं होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोला गया है, देशांतर रेखाएं बोला गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ग्लोब के ऊपर आड़ी रेखाएं होती हैं, या मानचित्र के ऊपर जो आड़ी रेखाएं होती हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो खड़ी रेखाएं होती है ना, जिनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये तो अपन थोड़ी सी सिंपल भाषा में, अपने देसी अंदाज में इस बात को समझ लिया अपन ने। अब सामान्यतः अक्षांश होता है, उसकी वास्तविक डेफिनेशन क्या होती है, इसकी वास्तविक डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं आपको एक तरीके से बताऊं। इक्वेटर है, ठीक है, अक्षांश रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री है, ठीक है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित कोई भी बिंदु, जैसे अपन बात करें इसमें, जैसे भूमध्य रेखा के, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये अपना इक्वेटर है, तो मैं बोलूं भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित, है ना। सामान्यतः आप लोग देख लीजिए, जो दिशा का निर्धारण होता है ना, तो सामान्यतः दिशा का निर्धारण होता है, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे कोई दीवार हो, चाहे कोई मैप हो, चाहे कोई किताब हो, किसी में भी हो, सबसे ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है उसको नॉर्थ से इंडिकेट करते हैं, उत्तर दिशा होती है। कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। तो ये मान लीजिए उत्तर हो गया, तो ये साउथ है ना, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब जो इसकी डेफिनेशन होती है अक्षांश रेखा की, वो होती है भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित, है ना। जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, अब ये बात कर रहा है भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित, है ना। भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित वह बिंदु, कोई भी बिंदु इस उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी बिंदु जिसकी कोणीय दूरी किसमें मापी जाए, डिग्री में। किसमें मापी जाए, डिग्री या अंश में मापी जाए, डिग्री या अंश में मापी जाए, डिग्री में, मिनट में या सेकंड में मापी जाती है, उसको क्या बोलेंगे, अक्षांश। क्या बोलेंगे, अक्षांश। फिर से समझ लीजिए, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित वह कोणीय दूरी, किसी स्थान की वह कोणीय दूरी जिसको डिग्री या अंश में, मिनट में या सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। समझ में आ गया। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसकी पहचान ही यही होती है, या तो उनके आगे नॉर्थ लिखा हुआ आएगा या उनके आगे साउथ लिखा हुआ आएगा, है ना। या तो नॉर्थ लिखा हुआ आएगा या साउथ लिखा हुआ आएगा। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके आगे या तो ईस्ट लिखा हुआ होगा या वेस्ट लिखा होगा, पूर्व या पश्चिम लिखा हुआ होगा। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है वो भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित वह कोणीय दूरी जिसको डिग्री, मिनट व सेकंड में व्यक्त किया जाता है। डिग्री का सिंबल यह है, मिनट को यहाँ एक डंडी के द्वारा और सेकंड को 2 डंडी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः ये होता है 1 डिग्री के अंदर, अगर ये बात करें हैं दूरी वाला, तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पे एक वाला नहीं है, 60 मिनट से देखना है आप लोगों को। इसीलिए तो जब अपन लिखते हैं तो 30 लिखते हैं, आधा लिखते हैं ना, 1/2
डिग्री का 1 बटा 2 60, 1 हो गया, तो आधा लिखेंगे तो 30 लिखेंगे, उसको ध्यान रखना है ये। तो डिग्री मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। तो ग्लोब पर किसी स्थान भूमध्य रेखा के मध्य, ग्लोब पर कोई स्थान है, देखो इस चीज को ऐसे समझिए, ग्लोब पर कोई स्थान है, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब पर कोई स्थान है और भूमध्य रेखा के मध्य, ग्लोब पर कोई स्थान होगा और भूमध्य रेखा के मध्य यामोत्तर, यामोत्तर ध्यान रखना देशांतर रेखाएं होते हैं, यामोत्तर या ध्रुव वर्त के चाप के अंशों में मापी गई कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। एक डेफिनेशन इसकी ये भी होती है, मैं आगे डायग्राम के द्वारा भी समझाऊंगा। कोणीय दूरी को किसमें व्यक्त करते हैं? डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। अब देखेंगे अपन यहां पे, ये आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, क्लियर? ये आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब आप देखो, इसमें आप देखोगे ये वाला पार्ट क्या है? इक्वेटर। देखो समझना भाई, ये वाला पार्ट क्या है? इक्वेटर है ना? ये वाला पार्ट इक्वेटर है ना, जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एकमात्र ऐसी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, बाकी की कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित नहीं करती, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य भाग से खींची जाती है। और ध्यान रखना, एक काल्पनिक रेखाएं होती है, सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं होती है। तो ये क्या बोल रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? ग्लोब पर कोई भी एक स्थान, जैसे मान लिया अपन ने स्थान चूज कर लिया ए वाला, ठीक है, ए वाला है ना, ग्लोब पर कोई स्थान ए वाला, ग्लोब पे किसी स्थान ए और भूमध्य रेखा के बीच में, भूमध्य रेखा के बीच में, भूमध्य रेखा के बीच में ये जो देश यामोत्तर होता है, अगर यहां से चाप डाला जाए, जैसे यहाँ पे आप डाल लिया, कितने डिग्री का चाप डाला यहाँ पे? 85 डिग्री, 85 डिग्री वेस्ट का। तो आप देखोगे, फिर इसको यहाँ पे चांदा लगा के देखोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा 28 डिग्री, है ना, 28 डिग्री डिग्री के अंदर माप आएगा। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? 28 डिग्री की अक्षांश रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 28 को। देखो कोई ऐसा थोड़ी ना, कोई जादू थोड़ी ना जो ऐसी लाइनें खींच दी है ना, एक गणितीय तरीके से इन रेखाओं को खींचा जाता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से खींचा जाता है। तो अपन जैसे इसकी बात करें यहाँ वाले की, है ना, ये बोल रहा है ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के मध्य, ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के मध्य, मान लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब पर कोई स्थान है और ये भूमध्य रेखा है के मध्य यामोत्तर या ध्रुववर्त के चाप के अंशों में, ये जैसे यामोत्तर खींच दिया यहाँ पे, यामोत्तर या ध्रुववर्त के चाप के अंशों में मापेगी कोणीय दूरी को, है ना, मापेगी जो कोणीय दूरी होती है। फिर यहाँ पे अपन चांदा रखते हैं और इसके संदर्भ में जब अपन चांदा रखते हैं तो फिर जितने डिग्री का मान होता है वो उतनी डिग्री की अक्षांश रेखा हो जाएगी। ये एक डेफिनेशन ये भी होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? अक्षांश रेखा। आप कक्षा 11 के एनसीईआरटी में जाओगे तो वहां पे अक्षांश और देशांतर दिया हुआ है, कक्षा 11 वाले में, वहां पे चांदा लेना आप, है ना। चांदा जानते हो ना? मेरे को इंग्लिश नहीं पता चांदे को क्या बोलते हैं, लेकिन जो चांदा होता है उसको आप देखना, उससे डायग्राम बनाने की कोशिश करना, आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। अब अपन करते हैं एक अंश में, यानी एक अंश मतलब 1 डिग्री की बात तो कर रहा है, एक अंश यानी 1 डिग्री में ना, एक अंश या 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। सामान्यतः जो मिनट होते हैं, सॉरी डिग्री होती है, उसको ये इंडिकेट के द्वारा किया जाता है, मिनट होगी उसको 1 के द्वारा, सेकंड होगी उसको 2 डंडी के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे अपन बात करें 40 डिग्री 25 मिनट 30 सेकंड, है ना, यही तो हुआ। देखो ये 40 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया? 25 मिनट हो गया, ये क्या हो गया? 30 सेकंड हो गया। फिर क्या लिखा हुआ? उत्तर लिखा हुआ है, अर्थात उस स्थान का जो अक्षांश है वो क्या है? 40 अंश। बात किए थे ना अपन ने, चांदे के द्वारा बताया था कि इस तरीके से आपको अंश निकालना है। तो ये 40 डिग्री हो गया, मतलब 40 डिग्री अक्षांश हो गया, 25 मिनट हो गया और 30 सेकंड हो। और ध्यान रखना है, या तो उत्तर लिखा हुआ होगा अक्षांश रेखाओं के, या दक्षिण लिखा हुआ मिलेगा, है ना। जैसे भूमध्य रेखा का जो अंश होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव का कितना होता है? 90 डिग्री नॉर्थ। और दक्षिणी ध्रुव का कितना होता है? 90 डिग्री साउथ होता है। ये बात समझ में आ गई। सामान्यतः इसकी डेफिनेशन ये होती है, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित वह कोणीय दूरी जिसको डिग्री मिनट व सेकंड में व्यक्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। दूसरी परिभाषा, किस तरीके से इसको खींचा जाता है? तो ग्लोब पर कोई स्थान और भूमध्य रेखा के बीच में, है ना, भूमध्य रेखा और ग्लोब पे कोई स्थान है उसके बीच में, है ना, या उन दोनों के मध्य अगर अपन यामोत्तर के द्वारा कोई चाप डाला जाए और जहां पे फिर अपन यामोत्तर से उसका कैलकुलेट करेंगे, इक्वेटर वाले पार्ट से उसको चांदा लगा के कैलकुलेट करेंगे और जितने डिग्री का मान आ जाएगा उस पे, तो वो वाला पार्ट कितना? अक्षांश रेखा हो जाएगी।
ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, अब देखते हैं, आपको लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है। जैसे अपन लेटीट्यूड की बात करते हैं इधर, है ना, तो आप लोगों को पता है, ये देखिए, ये दोनों दोनों तरीके से दिखाया गया है। इसके अंदर आगे और पीछे वाला पार्ट दिखाया गया है। जैसे इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है ना, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है ना। इसी तरीके से देशांतर रेखा है, इनकी अपन और भी चर्चा करेंगे आगे। तो ये बात समझ में आ गई, है ना। नोट, पृथ्वी की चपटा होने के कारण 1 डिग्री अक्षांश की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद रख लेना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला पार्ट है ये, है ना, याद रखना इसको आप लोगों, है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है ना, पृथ्वी के चपटा होने के, पृथ्वी की चपटा, है ना, होने के कारण 1 डिग्री, अब सामान्यतः पृथ्वी जो ऊपरी वाला भाग होता है, ध्रुव वाला पार्ट होता है, वो चपटा होता है। 1 डिग्री अक्षांश की किलोमीटर में लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी की बढ़ती है ना। जैसे अपन बात करें, अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि 1 डिग्री, जैसे अपनी जो टोटल अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे अपन बात करें, जैसे ये अपनी ग्लोब है, पृथ्वी है, ठीक है, ये इसकी इक्वेटर है, बीचों बीच में से ये इसकी इक्वेटर है। अब यहां से अपन जैसे 1 2 3 4 60 50 60 यहां तक 90 तक पहुंच जाते हैं ना, 90 डिग्री नॉर्थ तक, है ना। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 यहां तक 90 तक पहुंच जाते हैं, इस तरीके से, है ना। तो 90 90 180 और 0 डिग्री, सामान्यतः 121 181 अपन अक्षांश रेखाएं काउंट करते हैं। तो इस चीज को समझो, पृथ्वी के चपटा होने के कारण 1 डिग्री अक्षांश की किलोमीटर में लंबाई, है ना, 1 से 2, यानी 1 डिग्री अक्षांश के अंतराल पे ये रेखाएं खींची गई है ना, एक निश्चित मान पे 1 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई है। 1 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री का मतलब है 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री का मतलब है 3 डिग्री अक्षांश। तो 1 और 2 के बीच में अंतर कितना है? 1 डिग्री का है। तो यही बोल रहा है 1 डिग्री अक्षांश की किलोमीटर में जो लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा से, यानी इस वाले पार्ट से ध्रुव की ओर जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी थोड़ी सी क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, लंबाई के अंदर वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो मैं बता रहा हूं ना। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की जो बीच की दूरी होती है, सामान्यतः ये समझो, जो 1 डिग्री अक्षांश की जो बीच की दूरी बात कर रहा है ना, तो जो भूमध्य रेखा पे जो दूरी होगी, जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है और ये जैसे ये 0 डिग्री है, 1 है और ये 2 है, तो जैसे ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 के बीच में, भूमध्य रेखा के पास में 1 और 2 के बीच में जो दूरी होगी, 0 से 1 के बीच में जो दूरी होगी अक्षांश के बीच में, वो दूरी कितनी है? 110.569 किलोमीटर है ना, 110.569 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाएंगे, जैसे यहाँ पे 89 90 या 78 79 के बीच में जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 111.700 किलोमीटर, 111.700 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज इंपोर्टेंट याद रखना है। साथ में इसके साथ में एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, 1 डिग्री अंतराल पे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो दूरी में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, थोड़ी सी की वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा पे कितनी होती है? 110.569 और ध्रुव पे कितनी हो जाती है? 111.700 किलोमीटर हो जाती है। ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। अब दूसरी चीज क्या होती है अक्षांश रेखाओं के बारे में, जैसे अक्षांश रेखाएं हैं ये वाले, ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये पीछे भी अक्षांश रेखा, इसी तरीके से इसके पीछे भी अक्षांश रेखा, है ना। अपने को तो एक ही पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी 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 है, ऐसे है कि नहीं है? ऐसे ऐसे इसके पीछे भी अक्षांश रेखा है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई होती है, लंबाई का मतलब जैसे ये वाला पार्ट है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री आगे भी है और 0 डिग्री पीछे भी है। ये आगे वाला पार्ट हो गया और ये पीछे वाला पार्ट हो गया ग्लोब के, तो 0 डिग्री आगे भी होगा, 0 डिग्री पीछे भी होगा, क्योंकि अपने को तो ग्लोब का एक साइड एक पार्ट है तो दिखाई देता है। तो जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है, या सॉरी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है, वो भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो भूमध्य रेखा की लंबाई में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ध्यान रखना, लंबाई की बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जैसे बात करते हैं, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है कितना बड़ा है? 0 डिग्री दिख रहा है, 0 डिग्री। लेकिन आप देखोगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखोगे कम है, तो इसकी जो ये लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक लंबाई है, और ये यहां से लेकर ये जो यहां तक लंबाई है, ये इसकी अक्षांश रेखा की कुल लंबाई होगी। तो भूमध्य रेखा पर जो अक्षांश है ना, इसकी लंबाई की तुलना में ध्रुव की ओर जाएंगे तो उसकी अक्षांश की लंबाई में क्या आ जाएगी? कमी। ये कमी की बात कर रहा है। लंबाई पूछे तो ध्रुव की ओर जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चले जाओ चाहे साउथ पोल की तरफ चले जाओ, उसके अंदर हमेशा क्या आएगी? कमी।
क्या आएगी, कमी। कि ध्रुव से कैसी है, देखो आप लोग, ऐसा है कि नहीं है, चपटी है कि नहीं है, ये चपटी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसका शेप ही ऐसा है, इसका शेप ही है, लद्वक्ष गोलाभ जियोइड है। लेकिन अगर ये पूछे कि 1 डिग्री अक्षांश पे जो लंबाई होती है, दो अक्षांशों के बीच का जो अंतर होता है, सामान्यतः ये बोलते हैं कि दो अक्षांशों के बीच का जो अंतर होता है वो 111 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होता है। लेकिन वास्तविक रूप से क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये जो अंतर होता है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 111.700 किलोमीटर, 110.569 किलोमीटर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। लंबाई की बात करें तो ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगी। कुल लंबाई की बात करें, एक अक्षांश की कुल लंबाई की बात करें, अगर 1 डिग्री अंतराल पर दो अक्षांशों के बीच के अंतर की बात करें, तब थोड़ी सी दूरी क्या हो जाएगी, यहां पे लंबाई नहीं आएगी, यहां पे क्या आएगी, दूरी, डिस्टेंस। जैसे 111 किलोमीटर सामान्यतः बोलते हैं, तो ये दूरी बढ़ जाएगी। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब एक और होता है अक्षांश व्रत, जिसको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। अक्षांश व्रत जिसको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, है ना। सामान्यतः क्या होता है, अक्षांश व्रत, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड का मतलब है कि एक ही अक्षांश पर स्थित जो जगह होती है, या एक ही अक्षांश पर जो जगह होगी, उसको मिलाने वाली जो एक सर्किल होगा, एक रेखा होगी, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश व्रत बोलेंगे। क्योंकि व्रत का निर्माण तो तभी होगा जब आगे और पीछे का ये सारा मिल जाएगा, है ना, तो इसको बोलेंगे। तो ग्लोब पर समस्त यामुत्रों, वही बात है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो अक्षांश का निर्धारण होता है वो यामुत्रों की सहायता से ही होता है ना। तो ग्लोब पर समस्त यामुत्रों या ध्रुववर्तों के भूमध्य रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा या अक्षांश व्रत कहते हैं। सामान्यतः दूसरे रूप में क्या कहते हैं इसको, ग्लोब पर समान अक्षांश वाले बिंदुओं को प्रकट करने वाले जो व्रत होते हैं, समान अक्षांश, है ना। जैसे मान लीजिए 5 डिग्री है ना, तो ये 5 डिग्री पे, है ना। जैसे मान लीजिए है इधर 4 डिग्री है, तो ये बोला ग्लोब पर समान अक्षांश वाले बिंदुओं को, ग्लोब पर समान अक्षांश वाले बिंदुओं को, जैसे पूरी ग्लोब पर ये देखोगे 5 और ये देखोगे 4, तो बिंदुओं को प्रकट करने वाले व्रतों को अक्षांश व्रत या अक्षांश समांतर भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, अक्षांश व्रत बोल दो या अक्षांश समांतर बोल दो। साथ में एक चीज और बता दूं, सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण व्रत का निर्माण करती हैं, पूर्ण व्रत का निर्माण करती हैं, है ना। लेकिन देशांतर रेखाएं अर्धव्रत का निर्माण करती हैं, पूर्ण व्रत का निर्माण नहीं करती। ये भी अंतर भी बताऊंगा आप लोगों को, आगे ध्यान रखना है। जैसे अक्षांश व्रतों के लक्षण देखिए, अक्षांश व्रत को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, अक्षांश समांतर भी बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसको क्या बोल सकते हैं, अक्षांश समांतर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। अक्षांश समांतर भी कहते हैं इसको, अक्षांश समांतर भी कहते हैं, अक्षांश समांतर। देखो आजकल के क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं, सुपड़ा साफ हो जाता है ना। सब आपने पढ़ लिया अपन अक्षांश और देशांतर रेखाएं, है ना, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तब समझ में नहीं आता, अच्छा ये भी होता है क्या, ना। वो पूछते हैं ना आजकल कथन के रूप में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, असत्य, 5 दे दिया, फिर 1 2 सत्य, 3 4 सत्य, 5 6 सत्य, असत्य, इस टाइप से होता है। तो उसके अंदर जब तक आपको पूरी चीज कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होगा, तब तक वो सोल्व नहीं होगा। और आप डीपली अध्ययन करोगे तभी चीजें आसानी से समझ में आएगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। तो अक्षांश व्रतों के लक्षण पूछ रहा है, समस्त अक्षांश व्रत एक दूसरे के समानांतर तथा परस्पर समान दूरी पर बने हुए होते हैं, है ना। इस लाइन को समझिए, समस्त अक्षांश व्रत एक दूसरे के समानांतर हुए कि नहीं हुए, समानांतर हुए कि नहीं हुए, और परस्पर समान दूरी पर बने हुए होते हैं, परस्पर समान दूरी पर बने हुए होते हैं। लेकिन देखते हैं जो इनका 1 डिग्री अंतराल पे जो अंतर होता है वो ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अक्षांश व्रत सदैव पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचे जाते हैं, जैसे पूर्व से पश्चिम दिशा में ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, पूर्व से पश्चिम दिशाओं के रेखाओं के रूप में होते हैं। ध्रुवों को छोड़कर ग्लोब के शेष सभी स्थानों पर अक्षांश व्रत ध्रुव व्रत या मूत्र को समकोण पे काटती है। अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है, अगर ध्रुव कोई अक्षांश नहीं है, एक रेखा नहीं है, ध्रुव, ध्रुव क्या है, एक बिंदु है। चाहे नॉर्थ पोल की बात करो चाहे साउथ पोल की बात करो, क्या है, एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है। तो ये क्या कर रहा है, ध्रुव को छोड़कर ग्लोब के सभी शेष स्थानों पर अक्षांश व्रत ध्रुव व्रत यामुत्रों को समकोण पे काटती है ना। जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ध्रुव को छोड़कर, है ना, वो क्या देशांतर रेखाओं को किस पे काटेगी, समकोण पे काटेगी ना। भूमध्य रेखा पूर्ण व्रत है, ग्रेट सर्किल है, जबकि शेष सभी अक्षांश व्रत स्मॉल सर्किल है ना, ग्रेट स्मॉल सर्किल, है ना। व्रत लघु व्रत है ना, ये व्रत है ना, लघु व्रत स्मॉल सर्किल है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा है
वो पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा है। बाकी की कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित नहीं करती। अब पृथ्वी को जो बराबर दो भागों में विभाजित करती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ग्रेट सर्किल। क्या बोला गया है, ग्रेट सर्किल। इसके अलावा जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉल सर्किल के रूप में होती है ना, लघु वृत्त के रूप में होती है। अब जैसे अपन बात करें, ये आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा होगा है ना, जैसे ये नॉर्थ पोल है, देखो देखो नॉर्थ पोल एक बिंदु के द्वारा इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, और ये देखोगे ये वाला पार्ट इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर है। अब देख लीजिए आप लोग, अगर गोलार्ध की बात करें, जैसे मैं आप लोगों को सामान्यतः पूछूं गोलार्ध कितने होते हैं, गोलार्ध, गोलार्ध कितने होते हैं ना, गोलार्ध, और एक कितने होते हैं, ध्रुव, ध्रुव कितने होते हैं, यानी पोल कितने होते हैं, है ना, पोल कितने होते हैं। तो गोलार्ध क्वेश्चन में किस रूप से पूछा गया है, अगर ये पूछे कि अक्षांशों के स्थान इस हिसाब से गोलार्ध कितने होते हैं, या अक्षांश वृत्त के हिसाब से गोलार्ध कितने होते हैं, तो क्या कितने होंगे, दो। देशांतरी विस्तार से भी कितने होते हैं, दो। तो टोटल गोलार्ध कितने हो गए, चार। अगर अक्षांश के हिसाब से पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर देशांतर रेखाओं के हिसाब से पूछेगा तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अपन को पूछे कि गोलार्ध टोटल कितने होते हैं, अक्षांश के हिसाब से दो हो गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे ये बात करें हैं नॉर्थ पोल, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये क्या हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इसके हिसाब से दो, तो टोटल गोलार्ध कितने हो गए, चार हो गए। कितने हो गए, चार। ध्यान रखना भाई, टोटल गोलार्ध कितने होते हैं, चार। लेकिन ध्रुव पोल कितने होते हैं, दो ही होते हैं। कितने होते हैं, दो ही होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनके आगे या तो नॉर्थ लिखा हुआ मिलेगा या साउथ लिखा हुआ मिलेगा। नॉर्थ का मतलब क्या है, वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में। साउथ का मतलब क्या है, वो साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में। ये आप लोगों को याद रखना है। तो टोटल गोलार्ध कितने होते हैं, चार होते हैं। और टोटल पोल कितने होते हैं, ध्रुव कितने होते हैं, दो होते हैं। समझ लीजिए इसको आप, है ना। जैसे ये बात करें देशांतर रेखाओं के हिसाब से भी, तो ये प्राइम मेरिडाइन है ना, प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं एक पोल से निकलकर दूसरे पोल पे मिल जाती है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण में जाकर मिल जाती है। अब इसमें आप देखोगे ये कौन सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना, यानी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा है, ईस्टर्न यानी पूर्वी गोलार्ध, है ना, पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा है, वेस्टर्न यानी पश्चिमी गोलार्ध। ये कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो कितने गोलार्ध हो गए वही हो, है ना। इसके हिसाब से दो और उसके हिसाब से दो, कितने गोलार्ध हो जाएंगे, चार गोलार्ध हो जाएंगे। कितने गोलार्ध हो जाएंगे, चार गोलार्ध हो जाएंगे। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। जितने भी देशांतर रेखाएं होती हैं उनके आगे या तो ईस्ट लिखा हुआ आएगा या वेस्ट लिखा हुआ आएगा ना, तो ये चीज समझने के लिए बहुत आसान है ना। आगे देखते हैं इसकी विशेषता। अक्षांश वृत्तों की किलोमीटर में वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कम हो जाती है। देखो मैंने जो पॉइंट बताया था वो आ गया, है ना। क्या बोल रहा है ये, अक्षांश वृत्तों की। अब वृत्त है तो पूरा वृत्त सर्किल बनेगा, है ना। ये सर्किल बनेगा ऐसे, है ना। जैसे ये 0 डिग्री, अपने को यहाँ पे 0 डिग्री है लेकिन पीछे भी 0 डिग्री है ना। तो अक्षांश वृत्तों की किलोमीटर में वास्तविक लंबाई, इसकी जो पूरी लंबाई है, ये वास्तविक लंबाई है, ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, क्योंकि ध्रुव की ओर जाएंगे तो पृथ्वी ऐसे है, ऐसे है। अब मेरे पास में ग्लोब नहीं है वरना आपको समझाता। ऐसे है पृथ्वी, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो अक्षांश की जो वृत्त है, वृत्त की बात कर रहा है, समझे। वृत्त कब बनेगा, जब आगे और पीछे के अक्षांश रेखाएं मिल जाएंगे। तो वृत्त होता है, उसकी लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तब क्या होगी, कम। लेकिन 1 डिग्री के अंतराल पर अगर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होगी वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर लंबाई की बात करें तो क्या होगा, कम, लंबाई कम अक्षांश वृत्तों की। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो वो ध्रुव की ओर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये यहां पे समझने वाली बात है। ध्रुव को अक्षांश वृत्त बिंदु के रूप में होते हैं। ध्रुव का जो अक्षांश होता है वो बिंदु के रूप में इंडिकेट किया जाता है, सर्किल के रूप में इंडिकेट नहीं होता। ध्रुव के अतिरिक्त ग्लोब का प्रत्येक बिंदु किसी ना किसी अक्षांश वृत्त पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ध्रुव के अतिरिक्त, ये ध्रुव है ना, ध्रुव के अतिरिक्त ग्लोब का प्रत्येक बिंदु, ग्लोब का प्रत्येक बिंदु किसी ना किसी अक्षांश वृत्त पर स्थित होगा, किसी ना किसी अक्षांश वृत्त पर स्थित होगा। लेकिन ध्रुव किसी अक्षांश वृत्त पर स्थित नहीं है, क्योंकि ध्रुव को बिंदु के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त है जो दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित है ना। नॉर्थ
और साउथ पोल से बिल्कुल समान दूरी पर स्थित है, इसीलिए एकमात्र ऐसी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। बाकी की कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित नहीं करती है ना। भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, बाकी की शेष अक्षांश वृत्त पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित नहीं करता। लेकिन ध्यान रखना, सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है, फिर से आ गया है ना, यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है तो उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे और विषुवत वृत्त से लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 हो जाएगी। वन से अब इसमें समझ लीजिए आप, है ना, कहीं लिख दो गुरुजी अक्षांश रेखाएं तो 181 होती हैं, कितनी होती है 181, आप बता रहे हो 179, आप तो बावड़े हो गए, है ना, आप तो गलत बता रहे हो। अब देखो इसको समझो आप, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अक्षांश, मैं मेरे हिसाब से बताता हूं आप लोगों को, अगर पूछा जाए अक्षांश, ये क्या बोल रहा है, अक्षांश समांतर, क्या बोल रहा है, अक्षांश समांतर पैरेलल, मतलब उस अक्षांश पे जितने भी बिंदु हैं उसको अगर मिला दिया जाए तब क्या बोलेगा, अक्षांश समांतर होगा। और जो ध्रुव होता है वो कोई अक्षांश समांतर नहीं है, उसको किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, बिंदु के द्वारा इंडिकेट करते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की बात हो चाहे साउथ पोल की बात को, बिंदु के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाता है तो उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे, क्योंकि ध्रुव तो क्या है, समांतर तो है ही नहीं ना, ध्रुव तो एक बिंदु है। इस हिसाब से जो टोटल अक्षांश समांतर होंगे, ध्यान रखना, ये टोटल अक्षांश समांतर होंगे वो कितने होते हैं, जैसे अपन बात करें ये, अब इसको तो भूल जाओ आप, ध्रुव को तो ध्रुव को भूल जाओ, जैसे ये नॉर्थ पोल है, बिंदु है, तो ये अक्षांश समांतर नहीं है। अक्षांश समांतर की परिभाषा मैंने आप लोगों को पीछे बताई, 2-3 बार मैंने रिपीट कर दी। ये 90 डिग्री साउथ है, तो ये क्या है, ये तो बिंदु है। ये क्या पूछ रहा है, अक्षांश समांतर, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, है ना, ऐसे 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 89, तो उत्तरी गोलार्ध में, है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर में कितनी हो जाएगी 89। इसी तरीके से साउथन हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में कितनी आ जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी आ जाएगी 89, ठीक है 89। अब आप देखोगे एक भूमध्य रेखा भी है, ये 0 डिग्री भी है, तो 89 प्लस 1 कर देंगे तो टोटल अक्षांश समांतर कितने हो जाएंगे, मेरे शब्दों को पकड़ना, टोटल अक्षांश समांतर कितने हो जाएंगे 179, कितने हो जाएंगे 179। अगर 179 ऑप्शन में नहीं है 181 है तो 181 कर देना। अगर रेफरेंस देके पूछ रहा है कि समांतर की बात कर रहा है तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है 179 ही करना है। समांतर की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, समांतर पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। तो टोटल हो गए, जैसे नॉर्थन हेमिस्फीयर में 1 से लेकर 89 तक, इधर भी 1 से लेकर 89 तक, नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ लिखा हुआ आएगा, साउथ में साउथ लिखा हुआ आएगा अक्षांश रेखाओं के आगे। तो इस तरह की होती है। तो टोटल जो हो जाती है, अक्षांश समांतर की बात कर रहा है, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड कितना हो जाएगा 179 हो जाएगा। अगर सामान्यतः आप पूछ लेते टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है तो सामान्यतः ये लिखा होता है 181 होती है। अगर समांतर की बात करें तो 179 होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा ना। अक्षांश का उपयोग क्या है, अक्षांश का उपयोग क्या है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुव के और अक्षांश का उपयोग ताप मंडलों के निर्धारण में होता है। किसके निर्धारण में होता है, ताप मंडलों के निर्धारण में होता है। जैसे अपन में इसमें अक्षांश के द्वारा किसी स्थान की, जब ताप मंडल का पता लग गया तो किसी स्थान की जलवायु का भी पता लग जाता है ना। जैसे अपन बात करें ये 0 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। अब आप देखोगे ये जब, आप एक चीज याद रखना, अक्षांश रेखाएं अनंत खींची जा सकती है, काल्पनिक रेखाएं होती, धरातल पे दिखाई नहीं देती, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से एक निश्चित अनुपात के अंदर, एक गणितीय फॉर्मूले के आधार पर, एक निश्चित दूरी के अंदर बांटने के आधार पर जो टोटल अक्षांश रेखाएं हैं उनका निश्चित निर्धारण किया गया है। तो अपन जैसे बात करें उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जो जैसे उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो यहां पे लिखा हुआ होता है 23.5 डिग्री, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तीस मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये होता है 66.5 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ।
90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से साउथर्न हेमिस्फीयर में भी होता है 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे ध्यान रखना सबके आगे नॉर्थ लिखा हुआ मिलेगा, इसके आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा, साउथ। इसी तरीके से 66.5 डिग्री, अब ये सामान्यतः पता है आप लोगों को ना, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री साउथ हो गया है ना, 90 डिग्री साउथ हो गया। अब आपको पता है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो भारत के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा, है ना, क्या कहते हैं, मकर रेखा। यहां से देखो, आप देखोगे आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक व्रत बोलते हैं ना, आर्कटिक व्रत बोलते हैं, आर्कटिक व्रत बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ को, है ना। और इसको जो ये वाला 66, यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है, इसलिए इसको अंटार्कटिका व्रत कहते हैं, अंटार्कटिका व्रत यानी सर्किल बोलते हैं। सामान्यतः इनका दूसरा नाम भी होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ का। 66.5 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी उपध्रुवीय व्रत बोलते हैं, ध्रुव के पास में है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी उपध्रुवीय व्रत 66.5 डिग्री नॉर्थ को। 66.5 डिग्री साउथ होता है, उसको बोलते हैं दक्षिणी उपध्रुवीय व्रत। दोनों याद रखना है, उत्तरी उपध्रुवीय व्रत यानी आर्कटिक सर्किल, दक्षिणी उपध्रुवीय व्रत यानी अंटार्कटिका सर्किल, वो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा। अब लोगों ताप मंडलों का निर्धारण होता है, तो आपको पता है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में कौन सा होता है, उष्ण कटिबंध होता है, क्योंकि इस बात पे एक साल के अंदर प्रत्येक स्थान 2 बार सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना, क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। 23.5 से 66 दोनों गोलार्ध के अंदर होता है, वो कौन सा होता है, शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण कटिबंध, है ना, टेम्परेट जोन बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, है ना, क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 डिग्री से है ना, फ्रीज्ड जोन बोलते हैं, शीत कटिबंध, क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। इसी तरीके से आप साउथ वाले में भी देखोगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण, और ये क्या हो जाएगा, शीत, क्या हो जाएगा, शीत, है ना। तो ध्यान रखना है दोनों गोलार्ध में होते हैं। इस तरीके से पृथ्वी को देखोगे 1 2 3 4 5 ताप मंडलों के अंदर विभाजित किया गया। ग्रीक या जो यूनानी भूगोलवेता इराटोस्थनीज ने, आप लोगों को पता है, 5 कटिबंधों के अंदर बांटा, उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध, 2 शीत कटिबंध, है ना, 5 कटिबंध हो जाएंगे। तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी स्थान का अपने को ताप मंडल, जलवायु का पता लगता है, मौसम का पता लगता है अक्षांश रेखाओं के द्वारा, है ना। ये चीज ध्यान रखना है, किसी स्थान की जलवायु ज्ञात होती है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा अपने को जलवायु और मौसम का ज्ञान होता है ना। ताप मंडलों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा किया गया। सामान्यतः इनको देख लिया करो, बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है ना। अब बात करते हैं अपन लॉन्गिट्यूड की, देशांतर की। किसकी बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड, देशांतर की। देखो ग्लोब पर प्रमुख यामोत्तरों तथा किसी दिए गए स्थान के मध्य प्रमुख यामोत्तरों तथा किसी प्रमुख यामोत्तर कौन सा होता है, समझने की कोशिश करो, है ना, ठीक है। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, किन्हीं किन्हीं की राइटिंग बहुत अच्छी होती है ना। ये अपना 0 डिग्री है, क्या बोल रहा है, प्रमुख यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर, प्रमुख यामोत्तर यानी 0 डिग्री। जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया, साउथ पोल, है ना। तो ये बोल रहा है प्रमुख यामोत्तर के, क्या बोल रहा है, प्रमुख यामोत्तर के किसी दिए गए स्थान के मध्य स्थित, प्रमुख यामोत्तर के किसी दिए गए स्थान के मध्य स्थित वृत्त के छोटे माप को अंशों में मापी गई दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। सामान्यतः जो सीधी सी परिभाषा है वो ये होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के, यह जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, जो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, लंदन से होकर गुजरती है, उसके पूर्व व पश्चिम में स्थित कोई भी बिंदु, इसके पूर्व यानी ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पूर्व और पश्चिम में स्थित कोई भी बिंदु जिसकी कोणीय दूरी डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर। कोणीय दूरी डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, देशांतर। जैसे अक्षांश की परिभाषा क्या कहती है, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में। देशांतर क्या हो जाएगी, 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर की पूर्व और पश्चिम में स्थित कोई भी दूरी जिसको डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसको देशांतर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 1884 में वाशिंगटन में, 1884 में एक अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी के अनुसार संसार के लगभग सभी देशों ने लंदन के समीप स्थित ग्रीनिच रॉयल प्रेक्षणशाला से होकर जाने वाले यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर माना। यामोत्तर का मतलब देशांतर रेखा होती है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। देखो अक्षांश, समांतर, देशांतर, यामोत्तर।
एक ही बात, अक्षांश समांतर होते हैं, उसी को समांतर बोलते हैं। देशांतर यामोत्तर रेखाएं होती हैं। तो इसका जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं, इसका निर्धारण कब किया गया? 1884 में किया गया, 1884 में किया गया, ध्यान रखना है। और 1884 में कहां से होकर गुजरती है? लंदन के पास में एक जगह है जहां पे ग्रीनिच रॉयल प्रेक्षणशाला है, वहां से होकर गुजरती है। उसका इसका आधार पर निर्धारण किया है। देशांतर रेखाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? ऊर्ध्वाधर लंबवत होती हैं, इस तरीके से बनाई जाती हैं देशांतर रेखाएं। इस तरीके से एक बिंदु से निकलकर दूसरे बिंदु, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल के अंदर मिल जाती है। अब देखो, देशांतर रेखाओं के आधार पर भी देखो दो तरह के गोलार्ध होते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इधर देखोगे आप, इधर देखोगे तो पूर्वी गोलार्ध है, 180 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है, तो ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। 180 डिग्री वेस्ट लिखा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध देशांतर रेखाएं होती है, उनके द्वारा दिनांक और समय का निर्धारण होता है। आगे इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री कितने हो गए? 180 डिग्री और 180 डिग्री कितने हो गए? 360। कितने हो गए? 360। अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है, जो देशांतर रेखा है, जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके जस्ट पीछे ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। जैसे ये दोनों पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को पीछे मिलाओ, ऐसे इन दोनों को पीछे मिलाओगे। ये तो समतल जगह है, ये तो समतल चीज की हुई है, इसको पृथ्वी बनाना है, ग्लोब बनाना है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ये जाके मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो दोनों 80 180 देशांतर रेखा क्या हो जाएंगी? एक। इसके इधर वाला पार्ट क्या होगा? ईस्ट। इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट पीछे आ जाएगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर देशांतर रेखा है, उसके जस्ट पीछे वाली जो रेखा होती है एक ही होती है, लेकिन सामने वाले को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। पीछे वाले को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। इसके राइट साइड में क्या हो जाएगा? आपके जैसे आपके संदर्भ में बात करें तो ईस्ट हो जाएगा, इधर बात करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसको अपन ऐसे ऐसे करके मिलाएंगे तब, है ना, समझ में आ गया होगा। पूर्णव्रत बनाने वाले अक्षांश रेखाओं के विपरीत, ध्यान रखना, ये सभी अक्षांश रेखाएं पूर्णव्रत का निर्माण करती हैं। ऐसे सभी अक्षांश रेखाएं पूर्णव्रत का निर्माण करती है ना। पूर्णव्रत का रेखाओं के विपरीत अर्ध गोलाकार देशांतर यामोत्तर ध्रुवों पर एक बिंदु में मिल जाते हैं। जितने भी देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धव्रत का निर्माण करती हैं। यदि आमने सामने वाले देशांतर रेखा को मिला दिया जाए, जैसे अब समझना समझना आप लोग, है ना, क्लियर? ये इक्वेटर 0 डिग्री इधर है तो पीछे वाले भी 0 डिग्री है, तो ये पूर्ण व्रत का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, पूर्ण व्रत का निर्माण। ये देशांतर रेखा है। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आपके सामने वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, लेकिन उसका नामकरण अलग है। वो कितनी डिग्री है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसलिए क्या बोल रहा है कि सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण व्रत का निर्माण करती है ना, पूर्ण व्रत का निर्माण करती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धव्रत का निर्माण करती हैं। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये अर्धव्रत है। 1 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी अर्धव्रत है। ये भी 1 डिग्री देशांतर रेखा, अर्धव्रत है। इसी तरीके से इधर भी 180 हो जाएगा, इधर भी 180 हो जाएगा, है ना, है ना। तो आप देखोगे पीछे वाले जो इसके पीछे अक्षांश रेखा है, सॉरी देशांतर रेखा है, वो आगे जो 0 डिग्री है उसके पीछे कितनी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगर आगे और पीछे वाले को मिला दिया जाएगा तब एक व्रत का निर्माण होगा। अगर आगे वाली देशांतर रेखा और पीछे वाली देशांतर रेखा को मिला दिया जाएगा तब एक पूर्ण व्रत का निर्माण होगा। अगर पर्टिकुलर एक की बात करता है तो सभी देशांतर रेखाएं अर्धव्रत का, हाफ सर्कल का निर्माण करती हैं, अर्धव्रत का निर्माण करती हैं। यदि आमने सामने वाले यामोत्तर को, जैसे 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री के पीछे कितना? 180 डिग्री, दोनों को मिला दो तब पूर्ण व्रत का निर्माण हो जाएगा। एक साथ मिल जाए तो पूर्ण व्रत बन जाता है, लेकिन इसकी गणना दो अलग अलग यामोत्तरों के रूप में होती है। जैसे फ्रंट में दिखाई दे रहा है 0 डिग्री देशांतर, बैक वाले में दिखाई दे रहा है 180 डिग्री देशांतर, तो अलग अलग यामोत्तर में काउंट हो रहा है। 0 डिग्री है वो 180 डिग्री है। एक फॉर्मूला भी होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो भी आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन के रूप में, जल्दी में इसके क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, होती है। अब देखो यामोत्तर, मेरिडियन, ग्लोब पर समस्त देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं होती है। मैंने बताया था कल्पित रेखाएं होती है, दूरवर्त देशांतर रेखाएं या यामोत्तर कहलाती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये है तो समस्त स्थानों को मिलाने वाली जो होता है उसको यामोत्तर बोलते हैं ना। प्रत्येक यामोत्तर पर एक व्रत सर्किल होता है। मैंने ये ध्यान रखना आपको, है ना। अब ये व्रत की बात कर रहा है ना। मतलब प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, लेकिन अर्धगोलाकार होती है। लेकिन
0 डिग्री अक्षांश रेखा एकमात्र एक सी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करती है, बाकी की कोई अक्षांश रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित नहीं करती है। तो प्रत्येक देशांतर रेखा जिसका आधा भाग पूर्वी देशांतर और शेष आधा भाग पश्चिमी देशांतर के अंदर होगा। ठीक है, जैसे यह है एक डिग्री, एक डिग्री तो पूर्व पश्चिम है ना। सभी देशांतर रेखाओं के सिरे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलते हैं, एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव पे होता है। ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। यदि आमने सामने स्थित कोई देशांतर रेखाओं को मिला दिया जाए तो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण हो जाता है आमने सामने वाले को मिलाने पर, वरना अर्धगोलाकार होती है। 1 डिग्री देशांतर पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? टोटल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। जैसे अपन बात करें, ये 0 डिग्री है, 180 इधर होता है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है ना। 180 रे 180 कितने हो जाएंगे? 360। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती हैं। अब देखें, दो देशांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच का जो अंतर होता है आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अपने क्लास को शेयर भी किया करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन, है ना। तो ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके पीछे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 180 डिग्री, समझ लीजिए 180 डिग्री। इधर लिखा हुआ है 0 डिग्री, तो ये पीछे 180 डिग्री है ना। जब 0 डिग्री एक होगी तो अर्धवृत्त का निर्माण हो जाएगा, 0 डिग्री 180 डिग्री होगी तो पूर्ण वृत्त का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, जैसे मैं आप लोगों को अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पे मैं आप लोगों को इक्वेटर बना देता हूँ। वैसे यहाँ पे 75 है, लेकिन मैं यहाँ पे इक्वेटर बना दिया, 0 डिग्री बना दिया, है ना। अब जैसे जैसे 0 डिग्री से जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, है ना, 0 डिग्री से जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, तो ये एक बिंदु पे जाके मिल जाती हैं सभी अक्षांश रेखाएं, सॉरी सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु पे जाके मिल गई। इसी तरीके से नीचे भी एक बिंदु पे जाकर मिल जाएंगे, एक बिंदु पे जाके मिल जाएंगी। तो आप देखोगे अक्षांश यानी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसमें दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतरों की जो बीच की दूरी कितनी होती है? वो 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते जाएंगे, देखिए इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है? कम, और ध्रुव पे जाके मिल जाते हैं तो ये 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? इनकी जो बीच की दूरी है, दो देशांतरों की जो 1-1 डिग्री पे खींचे गए, इनकी बीच की दूरी है ध्रुव पे जाने पे कितनी हो जाती है? 0 किलोमीटर हो जाती है ना। कितनी हो जाती है? 0 किलोमीटर हो जाती है। जैसे 45 डिग्री अक्षांश के पास में 79 किलोमीटर हो जाती है। तो दो देशांतरों के बीच की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो इक्वेटर पे होती है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये दो देशांतरों के बीच की दूरी जाते जाते ध्रुव पे क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश पे कितनी दूरी है? 111.32 किलोमीटर है। 90 डिग्री पे कितनी दूरी है? 0 किलोमीटर है। तो इसको ऐसे समझो, जैसे अपन बात करते हैं, ये फिर से बता देता हूं मैं, ये अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये देशांतर रेखा है, एक बिंदु से निकल रही है, दूसरे बिंदु पे जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर एक बिंदु से निकल रही है, दूसरे बिंदु पे जा रही है। अब देखो इनकी बीच की दूरी यहाँ पे सर्वाधिक है। जैसे 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 जाएंगे, दो देशांतरों की जो बीच की दूरी होगी वो ध्रुव पे आके कितनी हो जाएगी? 0 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 किलोमीटर हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, दो देशांतरों के मध्य 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा से चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ चाहे साउथ पोल की तरफ जाओ, दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती होती ध्रुव पे 0 हो जाती है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ध्यान रखना। अब इसके लक्षण देखते हैं यामोत्तर के। सभी यामोत्तर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में होती हैं। सभी यामोत्तर रेखाएं उत्तर से नॉर्थ और साउथ, उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। ध्यान रखना, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान। ये जो इसकी लंबाई होती है ना भाइयों, ये इसकी जो लंबाई होगी देशांतर रेखाओं की, ये लंबाई होगी, ये क्या होगी? समान होगी। जबकि अक्षांश रेखाओं में क्या था? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो लंबाई में क्या आ जाती है? कमी।
ऐसे लंबाई में क्या आ जाएगी, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है, तो ये वाला जो अक्षांश होगा इसके अंदर सर्वाधिक दूरी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अंत में जाते हुए अक्षांश रेखाओं की दूरी में क्या आ जाती है, कमी। लेकिन सभी देशांतर रेखाओं में दूरी क्या होती है, सॉरी, लंबाई क्या होती है, समान होती है। ध्यान रखना, लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अक्षांशों के अंदर कम हो जाती है, लेकिन इसमें सभी जगह समान रहती है ना। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है, ध्रुव पे जाते हुए घटकर शून्य हो जाती है, बता दिया 111.32 किलोमीटर होती है, ध्रुव पे 0 किलोमीटर हो जाती है। 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के अंदर देखोगे तो 79 किलोमीटर हो जाती है। जब मैं इसके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। देशांतर रेखाएं प्रमुख याम उत्तर से पूर्व तथा पश्चिम स्थिति का बोध कराती हैं। जैसे ये देशांतर रेखाएं हैं, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया, दो देशांतर रेखाएं होती हैं, उनके आ गया तो ईस्ट लिखा हुआ मिलेगा या वेस्ट लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर। ध्रुव को छोड़कर ग्लोब पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोई ना कोई देशांतर रेखा अवश्य रखता है। ध्रुव को छोड़ दीजिए, ध्रुव को भूल जाओ, न अक्षांश है न देशांतर, तो ध्रुव को छोड़कर प्रत्येक बिंदु कोई ना कोई देशांतरीय स्थिति रखता है, ध्रुव स्थिति नहीं रखता। देशांतरों का उपयोग समय और दिनांक ज्ञात करने में किया जाता है। अक्षांशों का उपयोग जलवायु कटिबंध मौसम के बारे में ज्ञान होता है। देशांतरों का उपयोग समय और दिनांक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब अक्षांश समांतर और देशांत समांतर के बीच में अपन अंतर पढ़ लेते हैं। आगे मैं समय भी बताऊंगा, देशांतर और समय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, सारी चीजें बताऊंगा ना, एक ही क्लास के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगे। अक्षांश समांतर, अक्षांश विषुवत के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसको डिग्री में मापा जाता है ना। उत्तर व दक्षिण में स्थित, जैसे ये नॉर्थ ये साउथ, उत्तर व दक्षिण में स्थित कोणीय दूरी जिसको डिग्री मिनट व सेकंड में व्यक्त किया जाता है। देशांतर क्या होता है, देशांत विषुवत के साथ बनी हुई, विषुवत के साथ बनी हुई वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में, ये ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में 180 डिग्री 180 डिग्री, तो ये पूर्व और पश्चिम का बोध कराती है। सभी अक्षांश विषुवत के समांतर होते हैं, विषुवत रेखा के समांतर होते हैं, और देशांतर के सभी यामुत्तर ध्रुवों पे मिल जाते हैं, ध्रुवों पे जाके मिल जाते हैं। ग्लोब पर अक्षांश समांतर व्रत के समान प्रतीत होते हैं, सभी अक्षांश व्रत के समान होते हैं, लेकिन सभी यामुत्तर व्रत के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों पर गुजरते हैं, अगर आमने सामने वाले को मिला दिया जाए ना तब। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, इसको समझ लीजिए, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। लेकिन दो अक्षांश होते हैं, उनकी बीच की जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है, थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। ये तो बात की थी। भूमध्य रेखा पर कितनी है, 110.56 किलोमीटर है ना। दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात कर रहा है, ध्रुव पे कितनी हो जाएगी, 111.700 किलोमीटर। लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी, ध्रुव की ओर जाएंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, लंबाई क्या होगी, कम, और दूरी इनके बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। सामान्यतः 111 किलोमीटर होती है। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत पर अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है तथा ध्रुव पर 0 किलोमीटर हो जाती है। मध्य अक्षांश 45 डिग्री पर 79 किलोमीटर होती है। देशांतर 300 डिग्री के होते हैं जो प्रमुख यामोत्तर के पूर्व पश्चिम की ओर 180 डिग्री में बटे हुए होते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत व्रत या 90 डिग्री को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। विषुवत व्रत से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग वायुमंडल तापमंडलों के निर्धारण में होता है। जैसे 0 से 23.5 डिग्री के मध्य मैंने बता दिया उष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है, शीत कटिबंध होता है। तो ये चीजें सामान्य सी परिभाषा सी हैं दोनों के बीच में अंतर की, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो देशांतर व समय, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है देशांतर और समय से। अच्छी तरह पढ़ा करो। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो होती स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब पूरी चीजें क्लियर नहीं है तो फिर आप बाजी नहीं मार पाओगे। पूरी चीजें क्लियर होगी तभी वहां से सोल्व होएगा ना। तो सामान्यतः जब अपन किसी गाइड वगैरह में पढ़ते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें लिख देते हैं, है ना, और उसके अंदर हमने अक्षांश देशांतर बहुत पढ़ लिया, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब सूपड़ा साफ हो जाता है ना। बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो भी पढ़ो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, जो भी पढ़ो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। अब देखते हैं देशांतर व समय, क्योंकि देशांतर रेखाओं के द्वारा ही समय और दिनांक का निर्धारण होता है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा जलवायु और मौसम का निर्धारण होता है।
पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये चीज रट लेना भाई। पृथ्वी है, ईस्ट है, वेस्ट है, पृथ्वी कैसे घूमेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, तो पूर्व की ओर घूमेगी तो पूर्व वाला पार्ट पहले आएगा, तो पूर्व में सूर्योदय होता है, पश्चिम में सूर्यास्त होता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए 360 डिग्री देशांतरों का चक्कर 24 घंटे में कर लेती है। सारे देशांतर होते हैं, ये अपनी घूमती हुई सूर्य के चारों ओर जो चक्कर काटती है वो 24 घंटे के अंदर पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी 360 डिग्री में विभाजित है, हिपारकर्षण इसको विभाजित किया गया है, तो 360 डिग्री 24 घंटे में पार कर लेते हैं। तो आप देखोगे 1 डिग्री देशांतर को, सॉरी एक घंटे के अंदर कितने देशांतर को पार कर लेती है? 15। जैसे समझ नहीं, 360 में 24, 360 डिग्री जो देशांतर है वो 24 घंटे में पार हो जाते हैं, तो 360 में 24 का भाग दे दे तो 15 देशांतर आ गए। मतलब 1 घंटे के अंदर पृथ्वी कितना देशांतर को पार कर लेती है? या सूर्य के सापेक्ष की स्थिति की बात हो रही है तो 15 देशांतर को पार कर लेती है। सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा, आप समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है। सूर्य पूर्व से पश्चिम, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है, यह समझने के, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से समझने, सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा 15 देशांतर को पार करता है। सूर्य का प्रकाश समझ लीजिए, है ना, अर्थात प्रति 4 मिनट पर 1 डिग्री देशांतर को पार हो जाता है। 60 के अंदर 15 का भाग दे देंगे, 60 के अंदर 15 का भाग दिया तो 15 चौके 60, कितना आ गया? 4 मिनट। तो 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री देशांतर को पार हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तब समय बढ़ता है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय घटता है। समझ लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, जैसे ये 0 डिग्री है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पश्चिम है, ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय क्या होगा? घटेगा। इधर भी 12 घंटे का समय लगता है, इधर भी 12 घंटे का समय लगता है। आगे एक डायग्राम है उसके द्वारा समझाते हैं ना। जब ग्रीनविच पर दोपहर के, कहां गया डायग्राम? अपन बना लेते हैं। जैसे ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 180 डिग्री ईस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब देखोगे इधर से लेकर इधर तक, आप देखोगे एक 180 डिग्री, 180 देशांतर हुए कि नहीं हुए? तो पार करने में कितना समय लगता है? 12 घंटे। कितना लगता है? 12 घंटे। क्योंकि 360 को पार करने में कितने समय लगता है? 24। कितना समय लग रहा है? 24। और 1 घंटे के अंदर कितने देशांतर हो रहे हैं? 15, है ना। और 15, है ना, ये 15, तो इधर 15, इधर भी 12 घंटा, इधर भी 12 घंटा, दोनों को मिला देंगे तो 24 घंटे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के आधे भाग पे क्या होगा? सूर्य की रोशनी होगी यानी दिन होगा, पृथ्वी के आधे भाग पे क्या होगी? रात होगी। दोनों ध्यान रखना, 12 घंटे का समय इधर लगता है, चाहे 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट चले जाओ आपको 12 घंटे का समय लगेगा, 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री वेस्ट चले जाओ तो भी 12 घंटे का समय लगेगा। ये चीज ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने के अंदर 4 मिनट का समय लगता है। कैलकुलेट करके बता दिया, डिवाइड करके। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? 4 मिनट। ध्यान रखना, सूर्य अपनी जगह इस तरह, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर काट रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। पूर्व का समय हमेशा क्या होता है? आगे होता है। पश्चिम का समय हमेशा क्या होता है? पीछे होता है ना। अब देखो अपन अध्ययन करते हैं, जब ग्रीनिच पर, ग्रीनिच बोले तो 0 डिग्री देशांतर ये बोल रहा है, जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, ध्यान रखना कितने बज रहे हैं? दोपहर के 12 बज रहे हैं, तब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, क्या बोल रहा है? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भूटान की राजधानी है थिम्पू, उसका स्थानीय समय क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, विश्व में जो समय का निर्धारण होता है वो ग्रीनविच रेखा से होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से होता है, जिसको प्राइमरी दिन बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं, प्रधान देशांतर रेखा बोलते हैं। पूरे विश्व के अंदर समय का निर्धारण वहीं से ही होता है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जब ग्रीनविच पर, ये ग्रीनविच लंदन के अंदर दोपहर के 12 बज रहे हों, तब 90 डिग्री पूर्व,
90 डिग्री पूर्वी देशांत पर स्थित बिंदु भूटान का स्थानीय समय क्या होगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है, यहाँ पे थिम्पू, इस पे भूटान का समय क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री ईस्ट जा रहा है, तो टोटल देशांतर कितने हो गए, जितने देशांतर हो इधर, जैसे 80 का पूछे, 90 का पूछे, 100 का पूछे, 180 का पूछे, तो जैसे बोल रहा है कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 डिग्री देशांतर है ना, तो कुल देशांतर कितने हो गए, कुल देशांतर कितने हुए, 90 देशांतर। इसको ऐसे समझो, कुल देशांतर कितने हो गए, 90, कुल देशांतर कितने हो गए, 90। अब 1 डिग्री देशांतर को, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। कितना लगता है, समय तो पूछ रहा है ये, 4 मिनट लगता है। तो 90 में कितना लग जाएगा, 90 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 360 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 360 मिनट। इसको घंटों में डिवाइड कर लो, 60 का भाग दे दो, 6 6 36, कितना आ गया, 6 घंटे। कितने आए, 6 घंटे, है ना, 6 आवर आ गए, 6 घंटे आ गए। अब समझ में तो ये नहीं आ रहा, 6 घंटे तो आ गए, लेकिन 6 घंटे दिन के हैं, रात के हैं, दोपहर के हैं, सुबह के हैं, कब के हैं, एएम है कि पीएम, है ना। 6 घंटे हैं, बता दिया, एएम या पीएम, है ना। किसका समय पूछ रहा है, 90 डिग्री ईस्ट का समय पूछ रहा है, 90 डिग्री ईस्ट का समय पूछ रहा है। तो अपने खोपड़े के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने मस्तिष्क में एक चीज फिट कर लीजिए, पूर्व का समय हमेशा आगे होगा, पूर्व का समय हमेशा आगे होगा, पश्चिम का समय हमेशा पीछे होगा। पूर्व का समय आगे इसलिए है कि वहां पे सूर्योदय पहले होता है, पश्चिम का समय इसलिए पीछे है कि वहां पे सूर्योदय बाद में होता है या सूर्यास्त होता है उधर, है ना। तो जिधर सूर्योदय होगा उधर सूर्यास्त होगा, जिधर सूर्यास्त होगा उधर सूर्योदय होगा, उल्टी स्थिति होती है। तो ये ईस्ट दिया हुआ है ना, ईस्ट दिया हुआ है, तो इधर का समय क्या होता है, आगे होता है। तो इधर 12 बज रहे हैं, तो 12 के अंदर 6 जोड़ दो समय के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 6, कितने बज गए, 6 बज गए। कितने बज गए, 6 बज गए। अब दिन के 12 बजे हैं, तो और 6 घंटे इसके अंदर जोड़ देंगे, तो 6 AM होगा, PM होगा, 6 शाम के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 PM। क्या हो जाएगा, 6 PM। तो वहां का समय क्या होगा, 6 PM। थोड़ा सा इसको याद करने का ये भी तरीका है। तो जो भारत का जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के द्वारा निर्धारित किया गया है। वो ग्रीनविच से, यानी प्रधान याम उत्तर से 5.5 घंटे आगे। कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे, आप लोगों को याद रखना है। तो 5.5 घंटे आगे, इधर का समय आगे होगा, इधर का समय पीछे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 PM। आपको सीधी सी देसी भाषा में ये याद रखना है, अगर पूर्व का पूछता है तो समय हमेशा उसके अंदर जोड़ देना है, अगर पश्चिम का पूछता है तो उसमें समय हमेशा पीछे वाला घटा लेना है ना। समझ में आ गया होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हो, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हो, जैसे ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री है, दोपहर के 12 बज रहे हैं ना, दोपहर के 12 बज रहे हैं, क्लियर। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा, PM स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो 90 डिग्री पश्चिम में, ये पूछ रहा है 90 डिग्री पश्चिम में, 90 डिग्री पश्चिम में देशांतर पर समय क्या होगा। तो सीधी सी बात है, पश्चिम में पूछ रहा है, तो कुल देशांतर कितने हो गए, कुल देशांतर कितने हुए, कुल देशांतर हो गए 90। अब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 90 को, वही बात है कैलकुलेटर, अब 90 की जगह कुछ भी आ सकता है, 360 मिनट, 60 का भाग दे दिया, कितने आ गए, 6 घंटे आ गए। कितने आ गए, 6 घंटे आ गए। अब पश्चिम का समय क्या होता है, पीछे होता है। पश्चिम का समय क्या होता है, पीछे होता है। तो 12 से पीछे जाओ, घटा दो, है ना। तो क्या आ जाएगा, 6। क्या आ जाएगा, 6। तो ये क्या आ जाएगा, 6 AM। क्या आ जाएगा, 6 AM। सुबह के 6 बज रहे होंगे, उधर शाम को 6 बज रहे हैं, है ना। दोनों को उदाहरण देके बता दिया। तो पूर्व का समय हमेशा क्या होता है, आगे होता है। पश्चिम का समय हमेशा क्या होता है, पीछे होता है। पूर्व का समय आगे होता है, पश्चिम का समय हमेशा पीछे होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। भारत के मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री, देखो 82.30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 नहीं आएगा, 30 लिखा हुआ है, क्योंकि एक अंश में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और ये किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, मिनट के द्वारा। तो 60 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। 30 का मतलब है 1/2 घंटे, 1/2 घंटे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आधा घंटा हो गया, है ना, 30 मिनट हो गई, आधा घंटा या 30 मिनट हो गई। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर होकर गुजरती है ना, उत्तर प्रदेश से
मिर्जापुर से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के ये 5 राज्यों में से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। अब जो 82.5 डिग्री है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, यहीं से भारत का समय निर्धारण किया जाता है, जिसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ध्यान रखना है, एक होता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होगा जहां से समय का निर्धारण होता है, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, प्रधान या मुतर समय भी बोलते हैं ना। आजकल इस GMT को बोलते हैं UTC, है ना। UTC भी बोलते हैं, GMT को क्या बोलते हैं, UTC भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो GMT से भारत का समय IST कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कैलकुलेट कर लीजिए कितने डिग्री का अंतर है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर, तो 82.5 डिग्री देशांतर इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके अंदर 60 का भाग देके मिनट निकाल लो, तो आप लोगों को 5.5 घंटे ही मिलेंगे। तो भारत पूर्व में स्थित है, ऐसे देखोगे पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसका समय क्या होगा, तो वहां पे 12 बज रहे होंगे, तो अपने यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 5.5 घंटे आगे, 5:30 बज रहे होंगे। पूर्व से पश्चिम में अधिक विस्तार वाले देशों से, ध्यान रखना आजकल GMT को क्या बोलता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसका यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, UTC को, है ना। अब आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं ना, ये चीज ध्यान रखना है। मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए, और ये दोनों एग्जाम्पल हैं, ये NCERT के अंदर भी लिखे हुए हैं, मैंने वहीं से लिए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है आप लोगों को 90 डिग्री पूछे, जितने डिग्री देशांतर का अंतर होगा उसको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं ना। तो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट बोलते हैं UTC, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। क्यों यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, GMT को आजकल नया नाम क्या है, UTC, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये पूछ सकता है GMT से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे, UTC से भी कितने आगे, 5.5 घंटे आगे। जो पूर्व से पश्चिम से अधिक विस्तार रखते हैं, पूर्व से अधिक विस्तार रखते हैं, उनमें एक से अधिक टाइम जोन होते हैं, जैसे रसिया के अंदर 11 हैं, कनाडा के अंदर 6 हैं, USA के अंदर 6 हैं, चीन के अंदर भी 6 हैं, 5 है, 6 हैं। और विश्व के कुल जो टाइम जोन है वो कितने हैं, टोटल टाइम जोन कितने हैं विश्व के, 24 कितने हैं, विश्व के कुल टाइम जोन कितने हैं, 24 है। ध्यान रखना कितने हैं, 24 है ना। GMT 5.5 घंटे है। भारत का मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर किया गया है, और जो ये पूर्वी देशांतर रेखा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगर 5.5 घंटे का अंतर है, कैलकुलेट करके देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल पूछे, किसी का भी पूछ सकता है। हाँ, अब अपन पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको बोलते हैं डेट लाइन, दिनांक रेखा भी बोलते हैं, डेट लाइन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा जिसको बोलते हैं डेट लाइन। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है जिसको डेट लाइन बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके पीछे में 180 डिग्री देशांतर रेखा है। जैसे मैं आपको 2 डायग्राम बना के समझाता हूं इसके अंदर, ऐसे समझो आप। जीरो डिग्री, ये क्या है, 180 डिग्री ईस्ट, और ये क्या है, 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, इसको अपन क्या, थोड़ा सा देखो समझना है इस चीज को। यहां से लेकर यहां तक क्या है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमोस्फीयर, और इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। और ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये पूर्व में है, यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ये पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोग देखोगे, जो जिस हाथ में मैंने घड़ी पहन रखी है वो कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है, आपके परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। आप देखोगे तो आपको पूर्वी गोलार्ध इधर है, पश्चिमी गोलार्ध इधर है। 0 डिग्री के सापेक्ष में बोल रहा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष। तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। इस चीज को समझो आप, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है। यहाँ पे दिशा कौन सी होगी, ईस्टर्न होगी, यहाँ पे दिशा कौन सी होगी, वेस्टर्न होगी। ये 0 डिग्री के सापेक्ष हो गया। अब थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझिए,
इसको ऐसे समझिए, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको डेट लाइन बोलते हैं। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको क्या बोलते हैं, डेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इसी से दिनांक का निर्धारण होता है, जैसे पार करते हैं दिनांक के अंदर परिवर्तन हो जाता है। ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब देखो, पहले ऐसे स्थिति में था, पूर्वी गोलार्ध किधर था, मैंने जिस हाथ में घड़ी पहन रखी है इसके अंदर था पूर्वी गोलार्ध। दिशा कौन सी थी, पूर्व। इस हाथ में पश्चिमी गोलार्ध था, दिशा कौन सी थी, पश्चिमी। अब ये 0 डिग्री के सापेक्ष था। अब में क्या हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो 0 डिग्री मेरे सामने आ गई और 180 डिग्री इसके जो पीछे थी वो 180 डिग्री आप लोगों के सामने आ गई। अब देखो 180 डिग्री आ गई तो जिधर पूर्वी गोलार्ध था वो उल्टा आ गया। अब इधर कौन सा आ गया, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा आया, पूर्वी गोलार्ध। और इधर कौन सा आया, पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा आ गया, पश्चिमी गोलार्ध। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में? अरे ये मैं खड़ा हूं, 0 डिग्री मेरे सामने है देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। अब ग्लोब को उलट दिया, जैसे ही उल्टेंगे ऐसे उलट दिया तो 180 डिग्री देशांतर रेखा आ गई। पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, इसके पीछे ही 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसके सामने कौन सी आ गई, 180 डिग्री देशांतर रेखा आ गई। तो जो पूर्वी गोलार्ध था वो कहां चला गया, पश्चिमी गोलार्ध में। जो पश्चिमी गोलार्ध था वो किस में आ गया, पूर्वी गोलार्ध में। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रखना दिशा वही है। अभी भी आप देखोगे ये कौन सी दिशा है, पूर्वी है, और ये कौन सी दिशा है, पश्चिमी है। कौन सी दिशा है, पश्चिमी है। ये चीज आप लोगों को अगर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष है, ये 180 डिग्री देशा। फिर से मैं बता देता हूं, मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं, जिस हाथ में मैंने घड़ी पहन रखी है वो पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। 0 डिग्री है, मैं उलट गया, जैसे ही उल्टा तो पश्चिमी गोलार्ध वहां गया कि नहीं गया, और जो मेरे हाथ में घड़ी पहन रखी थी जो मैंने पूर्वी गोलार्ध बता रहा था वो किधर आ गया, इधर आ गया। 180 डिग्री सामने रेखा आ गई। अब जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको डेट लाइन बोलते हैं। ये पैसिफिक ओशियन से होकर गुजरती है, जो अलास्का और जो रसिया वाला पार्ट है वहां से होकर गुजरती है। ये ध्यान रखना पूर्ण रूप से सीधी नहीं है, सीधी नहीं है। 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो पूर्ण रूप से सीधी नहीं है, उसके अंदर जिगजैग है, आड़ा तिरछा उसको किया गया है, धरातलीय भाग को बचाने के लिए किया गया है। ज्यादातर जो देशांतर रेखा है वो समुद्री भाग से होकर गुजरती है, इसलिए समुद्री भाग से होकर उसको गुजारा गया है कि एक देश के अंदर दो समय नहीं हो। जैसे मान लीजिए यह है, यहाँ पे पानी है, अगर इससे गुजारते तो इस वाले पार्ट में डेट अलग होगी, इस वाले पार्ट में डेट अलग होगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, डेट लाइन है, उसको यहाँ से ऐसे घुमा दिया गया है ना। तो इसके अंदर कई मोड़ हैं, जैसे 3 विचलन है, 8 जगह से इसको मोड़ा गया है। और ये संपूर्ण भाग है ना, इसका अधिकतर भाग है वो महासागर से होकर गुजरता है, यानी पानी वाले भाग से होकर गुजरता है, और पैसिफिक ओशियन से होकर गुजरता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना ये स्थलीय भाग से भी होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, स्थलीय भाग से भी होकर गुजरती है। कहां, अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहां पे, अंटार्कटिका महाद्वीप में। जब ये साउथ पोल के पास जाओगे आप, जैसे ही साउथ पोल के पास में जाओगे, ये जैसे ही साउथ पोल के पास में जाओगे, ये वाली ध्यान रखना है, ये वाली इंटरनेशनल डेट लाइन है। जैसे ये नॉर्थ पोल, ये इस तरीके से घुमाया गया पैसिफिक ओशियन से, और यहां पे जाओगे तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो पूछ सकता है संपूर्ण देशांतर 180 डिग्री देशांतर जो डेट लाइन है वो संपूर्ण भाग उसका महासागर में नहीं है, उसका कुछ भाग स्थल में भी है। और स्थल में कहां पे है, अंटार्कटिका में, है ना। अब अंटार्कटिका से वहां से कोई प्रभावित भी नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे कोई मानव निवास करता ही नहीं है। कुछ वैज्ञानिक निवास करते हैं जो अपने से ज्यादा दिमाग रखते हैं, उनको पास सिस्टम होता है डेट का ज्ञान करने के लिए, अपने से बहुत ज्यादा दिमाग होता है, तभी तो वो अंटार्कटिका में अध्ययन करने के लिए गए हैं। तो जो अधिकतर भाग है वो उसका इस में है, प्रशांत महासागर में है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, पानी वाले पार्ट के अंदर है। अब देखो इसको बोलते हैं डेट लाइन, डेट लाइन, डेट लाइन। अब ज्यादातर कंफ्यूज होता है इसमें, दो तरीके से पूछता है। जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो ये पूछता है पूर्व से पश्चिम जाने पर, पश्चिम से पूर्व जाने पर। एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। दूसरा आप लोगों को क्या याद रखना है, ये याद रखना है हेमोस्फीयर की बात तो नहीं कर रहा, गोलार्ध की बात तो नहीं कर रहा, है ना। तो अगर गोलार्ध की बात करेगा
तो आप लोगों को दो स्थितियां बता दी, 0 डिग्री के सापेक्ष और 180 डिग्री के सापेक्ष। तो अगर गोलार्ध की बात कर रहा है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, तो उसको बदल देना, उस स्थिति को बदल देंगे अब ग्लोब के अंदर, है ना। तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, किधर से किधर जाने पर क्या होता है। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा और कर देता हूं जिससे आप लोगों को आसानी से और दिखे। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो, पृथ्वी है ना पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है, 24 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेती है, घूर्णन गति, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर ये चक्कर काटती है। अब ये चीज समझिए, जो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, जैसे ये वाली बात करें, 180 डिग्री जो को देशांतर रेखा है, जिसको डेट लाइन बोलते हैं, जिसको डेट लाइन बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये पश्चिम है और ये क्या है, पूर्व। पश्चिम है और ये क्या है, पूर्व है। पश्चिम है और ये पूर्व। अब समझ लीजिए आप, अब आप देखोगे यदि 180 डिग्री देशांतर रेखा से वेस्ट से ईस्ट जाया जाता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जाया जाता है। देखो दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहां से, एक तो होता है गोलार्ध के संदर्भ में, कौन से गोलार्ध से जा रहा है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम पूर्व गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध या पूर्व, वो वाली स्थिति आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर, किसे पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आप मानचित्र के अंदर आप देखोगे जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वो ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो रसिया और अलास्का के बीच में, रसिया और अलास्का के बीच में। तो ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, अगर इसको पश्चिम से पूर्व की ओर जाया जाता है, ये पश्चिम है ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाया जाता है तो गेन ए डे हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है गेन ए डे, गेन ए डे। गेन का मतलब क्या है, एक दिन और मिल जाएगा, ऐसे समझो आप, इंग्लिश में ध्यान रखना आपको, गेन ए डे, एक दिन और मिल जाएगा। जैसे इधर बात कीजिए, इधर जैसे मान लीजिए पश्चिम के अंदर 10 मई हो रहा है, क्या हो रहा है, 10 मई हो रहा है। जैसे आज की डेट कितनी है, जैसे आज की डेट कितनी है, 29 मई है, सॉरी 29 जून है, 29 जून, आज की डेट कितनी है, 29 जून है, क्लियर। तो यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे, तो उसको गेन ए डे, एक दिन और मिल जाएगा। एक दिन और मिलने का मतलब क्या है, उसकी जिंदगी में जीने के लिए उसको एक दिन और मिलेगा, वो 9 तारीख में पहुंच जाएगा। जैसे इसको पार करेगा, सॉरी 29 जून है, तो जैसे इसको पार करेगा तो वो किस में पहुंच जाएगा, 28 जून में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा, 28 जून में पहुंच जाएगा। मतलब ये समझिए, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे पश्चिम में है, ये वाला पार्ट है यहाँ पे पूर्व में है। जैसे 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करेगा, पूरा का पूरा दिन शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आगे उसको वापस खत्म होएगा, ऐसे पूरा चक्कर काट के यहाँ पे खत्म होएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि 180 डिग्री देशांतर रेखा पे पश्चिम से पूर्व की ओर जाया जाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा पे पश्चिम से पूर्व की ओर जाया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना गेन ए डे, गेन का मतलब है उसकी जिंदगी में एक दिन और जुड़ जाएगा, एक दिन और जुड़ जाएगा। यानी यहां पे 29 जून है, 29 जून है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 28 जून, क्या हो जाएगा, 28 जून, यानी उसको जिंदगी जीने के लिए एक दिन और मिलेगा, एक दिन और मिलेगा। दूसरा होता है ईस्ट टू वेस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट था, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे आप लोगों को, तो आप लोगों को ध्यान रखना लॉस ए डे हो जाएगा, लॉस ए डे, यहां पे लिखा हुआ है लॉस ए डे, एक दिन का नुकसान हो जाएगा। जैसे अभी आप यहां पे कितनी तारीख को हो, 28 जून को, कितनी तारीख को, 28 जून को। अब 28 जून जीने के लिए आपके पास में 24 घंटे हैं, क्योंकि यहां से डेट बदलती है ना, तो यहां से रात्रि की 12 बजे डेट बदलती है, तो यहां से 28 जून जीने के लिए आपके लिए पूरा दिन पड़ा है, 24 घंटे पड़े हैं। लेकिन जैसे इसको पार कर लोगे, आप किस में पहुंच जाओगे, 29 जून में पहुंच जाओगे। किस में पहुंच जाओगे, 29 जून में पहुंच जाओगे। 28 तो आपने जिया ही नहीं, सीधे कहां पहुंच गए, 29 जून को पहुंच जाएगा। तो आपकी जिंदगी का एक दिन कम हो जाएगा, कम जीने को मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं लॉस ऑफ डे। दो चीजें याद रखनी है, यदि आप पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो गेन ए डे, एक दिन मिल जाएगा।
यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं, इधर पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तो लॉस ए डे, एक दिन में क्या हो जाएगी, कमी। ये क्या हो रही है, एक दिन के अंदर इसके जीवन में कमी। ये एक दिन इसके लिए जुड़ गया और जीना पड़ रहा है इसको, एक दिन इसके लिए जुड़ गया। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, आड़ी तिरछी खींची गई है, बहुत सारे इसके अंदर कोण है, विचलन है, प्रशांत महासागर में से गुजरती है। अगर कोई पूछे भाई धरातलीय भाग से भी गुजरती है तो जिद मत करना, धरातलीय भाग से भी गुजरती है। कहां से गुजरती है, अंटार्कटिका महाद्वीप के पास से गुजरती है। अब वहां के लोगों को अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती, बहुत कम जनसंख्या है, शून्य जनसंख्या है वहां पे, कुछ वैज्ञानिक निवास करते हैं। तो ये आप लोगों को याद ध्यान रखना है। यदि मैं फिर से बता देता हूं, कोई व्यक्ति वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, देखो लिखा हुआ है वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो उसको मिल रहा है गेन ए डे, एक दिन मिल रहा है जीने के लिए और मिल रहा है, यानी दिनों की संख्या में उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, एक दिन और। अगर वेस्ट से ईस्ट पूछ रहा है, सॉरी ईस्ट से वेस्ट पूछ रहा है, ईस्ट से वेस्ट पूछ रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, एक दिन का लॉस हो जाएगा। यानी 28 है तो वो सीधा कहां पहुंच जाएगा, 29 में। यहां पे 29 है तो वह कहां पे पहुंच जाएगा, 28 में, है ना। जैसे यहां पे मंगलवार है तो वापस वो किस में पहुंच जाएगा, सोमवार में। और इधर सोमवार है तो वो सीधा कहां पहुंच जाएगा, सोमवार को जिए बिना ही मंगलवार को पहुंच जाएगा। तो यह है अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन। आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है, गेन और लॉस। यदि आप पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो आपको गेन कर रहे हैं एक दिन का, यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आप एक दिन का लॉस कर रहे हैं, है ना। तो ये थी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसको यूटीसी भी बोलते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। भारतीय समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से हो गया, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अगर ग्रीनविच से 0 पूर्व की ओर है तो उसका समय हमेशा आगे होगा, अगर पश्चिम है तो उसका समय पश्चिम में होगा। टोटल गोलार्ध कितने होते हैं, 4, अक्षांश के हिसाब से उत्तरी और दक्षिणी, देशांतर के हिसाब से पूर्वी और पश्चिमी। जैसे अपन बात करते हैं भारत, जैसे अपन ये बात करते हैं, जैसे ये है ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। जैसे भारत की स्थिति है तो बोलते हैं ना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं होगी, इनका अध्ययन आप लोगों को होना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। और ये जो टॉपिक है ये ग्रेड 2 के अंदर है, लेकिन ये सभी विद्यार्थियों को पढ़ना, इसको बारे में अध्ययन करना है, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो। अगर क्लास खराब लगी है तो बता दिया करो अच्छी नहीं लगी, और अच्छी लगी है तो बहुत तरीके से अच्छी तरीके से बताया गया करो कि अच्छी लगी है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। हाँ, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो।